हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, कैसे हो सब लोग। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी 717 क्वेश्चन कराने की सीरीज चल रही थी, जिसमें से एक लेक्चर 119 क्वेश्चंस का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ और वो वीडियो देखो। फर्स्ट लेक्चर वही है, वहीं से हमारा थियोरेटिकल और बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। आज के लेक्चर में हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं और उसका टॉपिक क्या है वो आपके सामने दिख रहा होगा। यानी पहला टॉपिक तो हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम पहला ये करने वाले हैं और उसके बाद हम करेंगे एरर्स। एरर्स से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि ट्रायल बैलेंस में कैसे कैसे एरर्स होते हैं और एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैंने इसकी पीडीएफ बना दी है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल हमने बना दिया है, उस पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। एंड उससे पहले मैं एक दो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहता हूँ। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने वीडियो बनाया था, एक जो हमारे चैनल का सबसे सक्सेसफुल वीडियो है कि आरवीएनएल की एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, क्या मिसलीडिंग चल रही है यहाँ पे यूट्यूब पे एंड ऑल। तो उस वीडियो में मैंने आपसे एक मेल आईडी मांगी थी, सबकी मेल आईडी मांगी थी। तो उस मेल आईडी मांगने का एक विजन था। वो विजन ये था कि मैं लोगों को फ्री में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, अपने टेलीग्राम पे ज्वाइन करवा के, प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन करवा के फ्री में मॉक टेस्ट करवाऊंगा। एंड वो मॉक टेस्ट किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस बेस्ड पे होंगे। मतलब मैं आपको कुछ प्रिपेयर करने के लिए दूंगा, अगर आपने वो प्रिपेयर किया होगा मॉक टेस्ट दोगे, फिर इन लास्ट जाके उसमें से कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, उन पर मैं पर्सनल इफर्ट्स डालूंगा। बट अब वो विजन नहीं रहा, क्योंकि जिसको मैंने पेपर सेट करने के लिए बोला था उसने हाथ खड़े कर लिए हैं। एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद पर्सनली पेपर सेट करूँ, मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाऊँ एंड ऑल। तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, वो जो ग्रुप बनाया था मैंने प्राइवेट ग्रुप, उस प्राइवेट ग्रुप में मैं खुद ही मैसेज नहीं कर पा रहा। आई डोंट नो वाई, क्या रेस्ट्रिक्शंस आए, क्या हुआ, कुछ हैक हुआ, समथिंग लाइक दैट। तो अब वो ग्रुप भी डिलीट कर दिया है मैंने। अब पब्लिकली एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बना दिया है, जिसपे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एंड इन लास्ट, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होगा तो जो उसके ओनर सेक्शन होगा, उस चैनल का ओनर सेक्शन होगा, उसमें जाना और उस चैनल के ओनर को डीएम कर देना। वो मैं, मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आएगा तो मैं अपनी क्वेरी वहाँ पे आंसर कर पाऊंगा आपको। ठीक है, तो वहाँ पे मैसेज कर देना। दूसरी बात, लोग, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि आप हमें हिंदी में कराइए, हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कराइए। गाइस, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। मुझे हिंदी सिर्फ इतनी सी आती है कि सेक्शन को धारा बोलते हैं, धारा को सेक्शन बोलते हैं ना, और मूल्य को अमाउंट बोलते हैं। सही बोला ना, मूल्य को अमाउंट ही बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो इतना सा मेरे को आता है, इससे ज़्यादा मुझे हिंदी में समझाना बोलना नहीं आता। मैं क्वेश्चन ही समझ नहीं पाता हिंदी में, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा आपको। और ना ही मेरे पास हिंदी के नोट्स है। तो प्लीज़ यार, हिंदी 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 करना बंद कर देना यार। मेरे पास नहीं है यार, हिंदी का कंटेंट नहीं है मेरे पास, यानी ये जो भी है इसमें मेरे पास हिंदी में नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम, मैंने आपको बता दिया एरर्स पे, और हम स्टेप्स इन जनरल अकाउंटिंग साइकिल, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल पे हम फोकस करेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हम जनरल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं, यानी सेकंड स्टेप लेजर आ गया। तीसरा स्टेप, हम लेजर के जो पोस्टिंग है उसको ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। ट्रायल बैलेंस से फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, और उसके बाद जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। लास्ट स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स। तो इसी के बेस पे हमारे पास कुछ अच्छे खासे तगड़े प्रीवियस ईयर से पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये: द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन इनकम, एन एक्सपेंस, एन एसेट और अ लाइबिलिटी। एक्सपायर्ड हो चुका है कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ पोर्शन, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या मानोगे? सोचो क्या मानोगे आप। इसका आंसर मैं तो दूंगा ही साथ के साथ, लेकिन मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ जिससे आप आंसर कर पाओ, आप सोच पाओ इस चीज़ को। ठीक है, इसको हम मानेंगे एक्सपेंस। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है: मेंटेनिंग पेटी कैश बुक इज मैंडेटरी, नेसेसरी, डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर देखो, जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आप पढ़े नहीं हुए नहीं हो उस क्वेश्चन को, तो एक रिलेवेंट आंसर सेलेक्ट करके आना। अगर आपको उसका आंसर देना ही है तो एक रिलेवेंट आंसर आप सेलेक्ट करके आना। जैसे इस क्वेश्चन में या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। या फिर कोई आंसर में ऑप्शन आ जाता है बोथ ए एंड बी, वैसा होता है। ठीक है ना, तो जो आपको ठीक लगे वैसा करके आना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। यही हमसे सबसे रिलेवेंट आंसर लग रहा है, तो इसी का आंसर हो जाएगा सी, डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। मेंटेनिंग पेटी कैश इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है: परचेज बुक रिकॉर्ड्स ऑल परचेज मेड बाय फर्म, ऑल परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट यूज्ड बाय फर्म, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म, या कैश परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म।
परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में मैं बता दूं आप, हम रिकॉर्ड करते हैं सारी क्रेडिट, जितने भी परचेज करते हैं ना गुड्स की, वो सारी हम परचेज बुक में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन बाय द फर्म। अगला क्वेश्चन है, सीए एंड सीएस बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉपीज ऑफ इनवॉइस, या बोथ ए एंड बी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अकाउंट ऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉपीज ऑफ इनवॉइस। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज ए, अगला इस पेज में इसका ऑप्शन है, एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज असेट्स बिफोर दे आर यूज्ड आर कॉल्ड अक्रूड एक्सपेंसेस, इंटरिम एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हमने पहले ही पे कर दिए हैं और उसको हम असेट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं बैलेंस शीट में, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन विच बुक्स डज द कैश सेल्स अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी बुक में कैश सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड करे हुए? कैश बुक में, परचेज बुक में, जनरल में, या सेल्स बुक में? कौन सी बुक में कैश को रिकॉर्ड करे हुए, कैश के सेल्स को? तो कैश बुक रिकॉर्ड ही कैश के अकाउंट्स को करती है, जितना भी हम कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैश को, उसको कैश बुक रिकॉर्ड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैश बुक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड हैव नो इम्पैक्ट ऑन ओनर्स कैपिटल। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे ओनर्स कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? मैं हिंदी में बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे है ना लोगों को समझ में आए। बहुत लोग बार प्रॉब्लम्स पूछते हैं कमेंट में, इसीलिए मुझे हिंदी में आराम से बहुत समझाना पड़ रहा है। ए, परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ ए बैंक लोन। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स। देखो नो इम्पैक्ट पूछा है, नो इम्पैक्ट ऑन ओनर्स कैपिटल, तो विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट करते हैं तो हमारी कैपिटल रिड्यूस होती है। नेट लॉस, नेट लॉस से हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, कैपिटल में से नेट लॉस को माइनस करते हैं, तो इससे भी इम्पैक्ट होगा। कैश ब्रॉट इन बाय ओनर एज एडिशनल कैपिटल, जब कैश ब्रॉट इन होगा एडिशनल कैपिटल के रूप में तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो तीनों से इम्पैक्ट आ रहा है, बी सी डी से इम्पैक्ट आ रहा है। तो किससे नो इम्पैक्ट हो रहा है? परचेज ऑफ लैंड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ ए बैंक लोन, इससे। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड व्हेन द गुड्स आर परचेज फॉर कैश। कैश में जब भी गुड्स परचेज करते हो तो उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे क्रेडिट कौन सा अकाउंट को करा हमने? कैश अकाउंट को किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी रिगार्डेड एज एन एसेट। किसको हम एसेट नहीं मानेंगे? ठीक है, ए पीस ऑफ इक्विपमेंट ओन्ड बाय बिजनेस, पीस ऑफ इक्विपमेंट ओन्ड बाय बिजनेस, किसको नहीं मानेंगे बताना है। तो ये तो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, इज सम ऑफ मनी ओन्ड बाय बिजनेस, सम ऑफ मनी ओन्ड बाय बिजनेस। देखते हैं अभी, ठीक है। एन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स दैट इज येट टू बी सोल्ड, ये भी हमारा असेट हो गया। सम ऑफ मनी ओन्ड बाय बिजनेस, ये भी हमारा असेट हो जाएगा, डेटर्स, ठीक है। एंड अगला ऑप्शन है, ए बिल्डिंग दैट हैज बीन टेकन ऑन रेंट बाय बिजनेस फॉर इट्स यूज। बिल्डिंग है जिसको हमने रेंट पे लिया है तो उसका तो हम रेंट पे करेगा, ठीक है ना, बिजनेस यूज के लिए लिया, तो वो हमारा असेट साइड में तो क्रिएट हो ही नहीं सकता। बिल्डिंग हमारा असेट नहीं होगा जो हमने रेंट पे ली है, रेंट पे। अगर वो हमारी खुद की बिल्डिंग होती तो वो हमारे असेट में होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज विल रिजल्ट इनटू। ऑफिशियल यूज के लिए हमने विड्रॉ किया है कैश को बैंक से, तो देखो यहाँ पे क्या होगा आंसर? इंक्रीज ऑफ असेट, इंक्रीज ऑफ एक्सपेंसेस, नो इम्पैक्ट ऑन असेट्स, नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज होके गलत आंसर करके ही आओगे। मैं बोल दिया गलत आंसर करके ही आओगे। इसका क्या होगा आंसर? देखो हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, तो हमारे जब करंट असेट्स बनाते हैं तो वहाँ पे दो, कैश और बैंक, दो अकाउंट बनते हैं वैसे तो बेसिकली। तो बैंक अकाउंट में अलग पैसा रहता है, कैश हमारे पास अलग होता है, ठीक है। तो जब बैंक से निकालोगे तो बैंक कम हो जाएगा लेकिन हमारा कैश बढ़ जाएगा, हमारे पास जो कैश रहेगा वो बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? हमारे पास नो इम्पैक्ट होगा असेट्स पे, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंचाइज राइट, गुडविल एंड पेटेंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। फ्रेंचाइज राइट्स, गुडविल, पेटेंट्स। गुडविल आप सबको पता है यार क्या होता है, क्या होता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हो लेकिन मैं ही दूंगा। ए, लिक्विड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, या करंट एसेट्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंटेंजिबल एसेट्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स करंट एक्सपेंसेस होते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज देखते हैं, अनअर्न्ड इनकम करंट एसेट्स होती है। तो हमारे पास बचा क्या? सी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। देखो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज लिक्विड एसेट होता है, ये करंट एसेट नहीं होता है, इसीलिए इस ऑप्शन को हमने चूज किया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। थ्री कॉलम्स कैश बुक, थ्री कॉलम्स ऑन ईच साइड ऑफ ए थ्री कॉलमर कैश बुक रिप्रेजेंट्स, मतलब तीन कॉलम कैश बुक में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तीन कॉलम, ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें क्या आंसर हो सकता है, रियल एंड पर्सनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, या फिर डी रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। तीन कॉलम की कैश बुक है तो यहाँ पे तीन अकाउंट्स हम डालेंगे उसमें, वो है डी रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A chronological record of transaction may be found in बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, लेजर एंड जनरल। देखो जनरल में हम रिकॉर्ड ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी जनरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए परचेज एन ओल्ड कंप्यूटर फॉर 10,000 एंड इनकर्ड 1,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड 500 ऑन इट्स पैकेजिंग। ही सोल्ड द कंप्यूटर एट 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस पे मार्जिन है, यहीं पे तो इसको कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, यहीं पे तो लोग मात खा जाते हैं। ठीक है ना, गलत नहीं करके आओ जाओ छोटी सी। तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट क्या हो गई इसकी, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500, यानी कितना हो गया 11,500। अब इसने क्या बोला है कि उसने कंप्यूटर बेचा 20% प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस। एक बार के लिए 100 रुपये हम सेल्स मानते हैं, 100 रुपये हम सेल्स मानते हैं और उसने 20% उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया है, यानी 100 का 20 उसने प्रॉफिट कमाया है। तो कॉस्ट कितनी हो गई 80, 80 हमारी कॉस्ट हो गई, 80% हमारी कॉस्ट हो गई। और हमने कॉस्ट कितनी निकाली है 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500, यानी 11,500 हमारी कॉस्ट हो गई। 11,500 कॉस्ट कितनी रहे 80%, 11,500 अगर 80% है तो 100% कितना होगा, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो 11,500 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी 14,375, 14,375 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इम्प्रेस सिस्टम परटेन्स टू परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक या पेटी कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, आंसर में लिख देना पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, डी पेटी कैश बुक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस ऑफ ऑल द अकाउंट, ऑल द अकाउंट के बैलेंस जो शो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये इसका आंसर है। गाइज इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस बहुत यूजफुल हैं आपके लिए एंड डेफिनेटली देखो एओ लेवल में थोड़ा सा ऊपर लेवल का पूछेंगे, जूनियर अकाउंटेंट में बेसिक लेवल को ही मिक्स करके थोड़ा वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में से कहीं से भी एक छोटा क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन चिपके आ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बताता हूँ लोगों को, जब उसने पढ़ रखा होगा ना उसी को पता होगा, उसी को पता होगा। वैसे ऑप्शंस में तुक्का तो मारना ही है, लेकिन मैं बता दूं ए जनरल कैश बुक एक्ट्स एज ए, देखो कैश बुक को हम है ना जनरल भी मानते हैं और लेजर भी मानते हैं, ये बात ध्यान रखना, एक बार नोट कर लेना इसको अपने नोट्स में भी। कैश बुक को हम जनरल भी मानते हैं, लेजर भी मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोथ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बार बार में। टेलीग्राम में मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, दोबारा प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आए तो फिर वीडियो को देख के दोबारा आंसर मैच कर लेना अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बढ़ते हैं आगे। डेबिट नोट इज रिलेटेड विद सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक या जनरल प्रॉपर। तो देखो डेबिट नोट कौन इशू करता है, डेबिट नोट जब है ना रिटर्न होता है ना, परचेज सेल्स किया हुआ रिटर्न होता है तो सप्लायर रिटर्न, सप्लायर इशू करता है, सप्लायर इशू करता है डेबिट नोट। तो वो कब होगा, जब हमने कोई भी सामान परचेज किया हो और हम उसको रिटर्न कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो सप्लायर हमें इशू करेगा डेबिट नोट। तो उस टाइम पे, किस टाइम पे, परचेज रिटर्न के टाइम पे। तो ये किस में एंटर होगा, परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेबिट नोट इज रिलेटेड विद सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक या जनरल प्रॉपर। इसका आंसर हो जाएगा सी परचेज रिटर्न बुक। ये ऊपर अपन ने ऊपर भी यही क्वेश्चन किया था, सॉरी मैंने रिपीट कर दिया, मैं ध्यान नहीं दे रहा यार, समझाने के चक्कर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मेरी गलतियों को माफ कर देना और क्वेश्चंस पे फोकस करना। ठीक है, इफ असेट्स आर इंक्रीज बाय 2,000 एंड लाइबिलिटीज आर इंक्रीज बाय 1,200 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन बिजनेस इक्विटी। इसका आंसर आप दोगे, बहुत कॉमन सेंस का है, असेट्स भी 2,000 से बढ़े हैं, लाइबिलिटीज सिर्फ 1,200 से बढ़ी है, तो क्या इफेक्ट रह जाएगा बिजनेस इक्विटी पे। ठीक है, इक्विटी साइड में क्या इफेक्ट रह जाएगा। अब आप इसका आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये, और जिससे मेरे को पता भी चलेगा आपने देखा है वीडियो। इन केस ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस कम्स फ्रॉम, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस कहाँ से आता है, मैंने बताया ना अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पहले जनरल आता है, फिर लेजर आता है, और फिर लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं बैलेंस को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में कहाँ से बैलेंस आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी लेजर। अगला क्वेश्चन है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 60,000। सेल्स अकाउंट कितना हो गया, सेल्स कितनी हो गई 95,095,000। एक्सपेंस हो गया 20,000। ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है दोस्तों, नेट प्रॉफिट नहीं पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सिर्फ हमें सीओजीएस की जरूरत होगी सेल्स में माइनस करने के लिए। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट पूछता तो 20,000 भी माइनस करते, लेकिन अपन को ग्रॉस प्रॉफिट पूछा, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ 95,000 में से 60,000 माइनस करेंगे और हमारा जो बचा हुआ यानी 35,000 35,000 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वाई लेजर इज मेड, लेजर क्यों बनाई जाती है? टू क्लासीफाई ऑल आइटम्स अपियरिंग इन द जनरल, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर मैंने आपको बोला था कि जहां पे आपको कुछ डाउट हो, जहां पे नहीं समझ पाओ, वहां पे जो रिलेवेंट आंसर होगा वही करना। और बेसिकली रिलेवेंट नहीं, सही आंसर भी वही है। अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे तो वैसे याद आ जाएगा, नहीं पढ़े तो आप कुछ ऐसा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, इन केस ऑफ 3 कॉलम कैश बुक कॉन्ट्रा एंट्री इज रिलेटेड टू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना थोड़ा, मतलब आप ध्यान रखोगे तो कर दोगे, वरना आप ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। इजी है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान नहीं रखा तो डेफिनेटली करने वाला। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होता है, क्वेश्चन बार बार में रिपीट होता है। कॉन्ट्रा एंट्री किसकी बनती है 3 कॉलम कैश बुक में? ये बनती है कैश या डिस्काउंट की, कैश या बैंक की, या बैंक या डिस्काउंट की, या नन ऑफ दिस। तो ये बनती है, मैं बता दूं, बी, कैश और बैंक की बनती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री उसी से रिलेट करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सेम का सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वैसे ही ऊपर मैंने बता दिया तो आप भी कर ही लोगे। ठीक है ना। इसका आंसर अब मैं क्या बताऊं, इसका डी, कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द क्लोजिंग एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ सैलरीज पेड अकाउंट अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल बी। अब देखो, पहले ओपनिंग एंट्री हमने इसकी क्या करी होगी, ओपनिंग एंट्री सैलरी को हमने पे कर दिया है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया हमने। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या करेंगे, इस सैलरी को हम जो किस में शो करते हैं, पीएनएल में, तो अब इसको सैलरी को हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स यानी टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है, डेबिट सैलरीज क्रेडिट पीएनएल नहीं, डेबिट सैलरीज क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं, डेबिट ट्रेडिंग क्रेडिट सैलरीज नहीं, डेबिट पीएनएल क्रेडिट सैलरीज। मैंने क्या बोला कि इसको ट्रांसफर करेंगे सैलरीज को पहले ऑलरेडी डेबिट कर रखा है तो अब क्रेडिट करेंगे। तो सैलरीज तो क्रेडिट हो गई, तो किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल में, तो डेबिट पीएनएल हो गया। तो इसका आंसर हो गया डी, पीएनएल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जनरल एंट्री। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बताना। इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इट शुड ऑलवेज एंड विद नरेशंस एक्सप्लेनिंग द नीड फॉर इट। ये तो करेक्ट है भाई। इट शुड डी सब्सटेंशिएट बाय अप्रोप्रिएट वाउचर एंड अथॉरिटी। हाँ भाई साहब, वाउचर एंड अथॉरिटी से ही ये सब्सटेंशिएट होना चाहिए। ठीक है। अगला ऑप्शन है, इट शुड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए डेबिट एंट्री मैच्ड बाय कोरस्पेंडिंग क्रेडिट। ये भी सत्य वचन है, ये भी सत्य वचन है। तो बी सी डी सत्य वचन हो गए, यानी सत्य यानी ट्रू हो गए, करेक्ट हो गए। तो अब इनकरेक्ट पूछा है, तो बचा कौन सा, इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कभी भी जनरल रिकॉर्ड नहीं करी जाती, आपको भी पता है। तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज विल बी एंटर्ड इन द जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर के अंदर कौन सी एंट्रीज एंटर करेंगी। ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड परचेज ऑन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट तो ये सेल्स बुक में गया। ठीक है। गुड परचेज एंड पेड बाय कैश, कि पेड बाय कैश, तो ये देखो गुड्स परचेज किया, कैश में पेड कर दिया, तो ये कैश बुक में चला जाएगा। ठीक है। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जब गुड्स को परचेज करेंगे क्रेडिट पे तो ये परचेज बुक में चला जाएगा। बचा गया फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, जो बाकी किसी भी बुक्स में नहीं आता ना, वो आता है जनरल प्रॉपर। जो क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, ये सारी किस में आती है, जनरल प्रॉपर में आती है। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो, जब गेन होता है ना, हमारे पास प्रॉफिट होता है, तो हम पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, आपको बता दो। तो इसका आंसर आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस में बी फाउंड इन। अभी अपन ने इसी लेक्चर में, इसी पार्ट में ऊपर एक ऐसा ही क्वेश्चन किया है जिसका मैंने आंसर दिया है। तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आप इसका आंसर खुद दोगे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है। तो इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। द इम्प्रेस सिस्टम परटेन्स टू, ये क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन भी अपन ने ऊपर दोबारा किया है। देखो गाइस, जो अकाउंटेंट एग्जाम, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट करते हैं।
वो जो अथॉरिटी होती है कंडक्टिंग अथॉरिटी वो रिपीट करती है उन्हीं क्वेश्चंस को। तो ये उन्हीं क्वेश्चंस में से है और ये यहाँ पे भी आपके हम कर ही कौन से क्वेश्चंस रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कुछ वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आपके सामने इसका आंसर भी मैंने पहले डिस्कस किया है, अब आप बताओगे इसका आंसर भी। ठीक है, द इम्प्रेस सिस्टम परटेन्स टू, देखो देखो ये वही क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट इट वाज डिस्कवर्ड दैट अक्रूड एक्सपेंस, देखो अक्रूड एक्सपेंस ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, 1000 हैव बीन इग्नोर्ड, जो एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना था वो तो हमने इग्नोर कर दिया। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको ओवर वैल्यू कर दिया 1300 से। तो देखो 1300 से तो हमने वैसे ही बढ़ा दिया और 1000 जो हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था वो नहीं किया, तो ओवरऑल कितने से बढ़ जाएगा उधर का प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने से ओवर स्टेटेड आएगा। ठीक है, तो वो ओवरऑल आ जाएगा 2300 से। 1000 तो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया और 1300 हमने ओवर वैल्यू कर दिया क्लोजिंग स्टॉक से, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा था। ग्रॉस प्रॉफिट से हमारा नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा डी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट बाई ₹2300। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे शायद दो ऑप्शन है, अच्छा नहीं नहीं 2300 का तो एक ही ऑप्शन है, 2300 का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला था पहले हम क्वेश्चंस करेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रोसेस के, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे एरर्स के बेस पे क्वेश्चंस। अब ये जो है ना ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस है, थोड़े से आपको ध्यान से करने पड़ेंगे और ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आपको मिलेगा। अकाउंटिंग का कोर्स थोड़ा लंबा है इसीलिए आपको हर चीज़ कवर करनी पड़ेगी और कुछ भी दिख सकता है एग्जाम में, और ये उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर्स का। एरर्स होते हैं, क्लैरिकल एरर होता है, एक प्रिंसिपल वाला होता है। क्लैरिकल में ओमिशन, कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स आ जाते हैं और प्रिंसिपल खुद में ही एक एरर होता है। ठीक है, तो कब एरर को मैच करना है, कौन से एरर से डिस्क्लोज होता है ट्रायल बैलेंस में, कौन से ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देते हैं, कौन से होने देते हैं, उस पे बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है, करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, कौन से एरर है ना एग्रीमेंट को इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को। रिपेयर ऑन बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर ऑन बिल्डिंग। ठीक है, द टोटल ऑफ परचेज बुक, द टोटल ऑफ परचेज बुक शॉर्ट बाय ₹10। ठीक है, फ्रेट पेड ऑन न्यू मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट। ठीक है, सेल्स ऑफ ₹500 टू राम हैज बीन डेबिटेड टू शाम्स अकाउंट। ठीक है, अब राम को करना था सेल्स में अकाउंट में और उसने डेबिट कर दिया शाम के अकाउंट को। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा एग्रीमेंट नहीं होने देगा ट्रायल बैलेंस का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टोटल ऑफ परचेज बुक इज शॉर्ट बाई 10। जब 10 रुपए से शॉर्ट रख दिया उसको हमने तो ओवरऑल 10 रुपए का डिफरेंस आएगा ही आएगा, वो मैच नहीं होने देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड्स दैट द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट बाई 1000। द डिफरेंस इज डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस शॉर्ट पड़ रहा है 1000 से, तो डिफरेंस को हम क्या करेंगे, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जब भी हमारा मैच नहीं होता ना और वन साइडेड एरर होता है तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और उसको हम या तो क्रेडिट करते हैं या डेबिट करते हैं। यहाँ पे हमारा डेबिट शॉर्ट पड़ रहा है तो हमें यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट करना है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक बाई ₹1000 इज ए टाइप ऑफ वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, कंपनसेटिंग एरर या एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैंने अभी बोला था आपको वन साइडेड एरर होता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता और यहाँ पे ओवरकास्ट कर दिया 1000 से ज़्यादा दिखा दिया, तो ये एरर हो जाएगा वन साइडेड एरर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एरर्स, एरर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनमें से कौन सा उपयुक्त वचन करेक्ट है। ठीक है ना, एरर ऑलवेज है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं खुद को सोच के लग रहा है वचन क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सत्य वचन ये ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एरर्स ऑलवेज हैव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स, एरर्स डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स, एरर्स मे और मे नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट्स, एरर्स ऑलवेज लीड टू डिक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आपको बोला था जब भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आए जहाँ पे आप फंस जाओ वहाँ पे रिलेवेंट ऑप्शन जो आपको ठीक लग रहा हो, जो सबसे ठीक हो वो चूज करना है। यहाँ पे है सी, एरर्स मे और मे नॉट हैव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। एरर्स का इम्पैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, वाइट वॉश चार्जेस ऑफ बिल्डिंग ₹500 हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट वॉश चार्जेस थे बिल्डिंग पे जिसको हमने बिल्डिंग अकाउंट में ही कर दिया, तो ये हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है,
कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही चेंज कर दिया। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल का एक रूल ध्यान रख लेना, जहाँ पे हम कैपिटल आइटम को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल शो कर दें, या फिर बिजनेस एक्सपेंस को पर्सनल, पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस, या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस को प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव एक्सपेंस को अनप्रोडक्टिव कर दें। जहाँ पे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मिसमैच कर दें, वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये है बी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, इफ द इफेक्ट ऑफ एरर इज कैंसिल्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, द एरर इज नोन एज, जहाँ पे एक एरर से दूसरे एरर का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और वो मैच हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। बी इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा मुझे जल्दी कराना चाहिए, मेरे को लग रहा है ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट कॉज द डिसएग्रीमेंट, कौन सा ऐसा एरर है जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट नहीं होगा ट्रायल बैलेंस का, विल नॉट कॉज द डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है नहीं होगा मैच, और कौन सा ऐसा एरर है जिसकी वजह से नहीं होगा। ठीक है, तो 880 रिसीव्ड फ्रॉम रवि हैज बीन, 821 रिसीव्ड फ्रॉम रवि हैज बीन डेबिटेड टू कवि। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए परचेज ऑफ 281 बॉन्ड संजू हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 281। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। एन इनवॉइस फॉर 480 इज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एस 840। यहाँ पे पकड़ में आ गया, यहाँ पे पकड़ में आ गया भाई, इस चीज़ से हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये है ना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट परमिट करेक्ट टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, या नन ऑफ द अबव। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या नहीं होने देगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल से क्या होगा? तो एक बात बताऊं, एरर ऑफ प्रिंसिपल से कुछ भी इंपैक्ट नहीं आता ट्रायल बैलेंस के एग्री होने में, बैलेंस शीट के एग्री होने में, या किसी भी चीज़ के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता एरर ऑफ प्रिंसिपल का। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज एन एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब हम भूल ही गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। ठीक है, तो आप इसमें पहचान सकते हो। सेल्स ऑफ ₹1000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज जनरल, रिकॉर्ड करिए, तो भाई ये तो ओमिशन नहीं है। सैलरी पेड टू मोहन एंड विकास हैव बीन डेबिटेड टू देयर पर्सनल अकाउंट्स, ये भी ओमिशन तो नहीं है। ठीक है ना, अब आगे आता है, टोटल ऑफ सेल्स जनरल हैज नॉट बीन पोस्टेड। मैंने क्या बोला था कि हम भूल ही गए, तो इसने इसमें पोस्ट ही नहीं किया टू द सेल्स अकाउंट, तो यहीं पे हमें पकड़ में आ गया कि ये एरर ओमिशन का एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस खुद खुद से एरर को रिवील कर देता है, तो एरर ऑफ कमीशन को ट्रायल बैलेंस रिवील कर देता है। कमीशन का एरर क्या होता है कि हमने डबल एंट्री तो करी है लेकिन दूसरे रॉन्ग अकाउंट में कर दी है। ठीक है ना, एक का डेबिट एक का क्रेडिट हुआ है लेकिन दूसरे रॉन्ग अकाउंट में कर दिया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल रिजल्ट इनटू नॉन डिसएग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल, नॉन एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, मतलब एग्रीमेंट नहीं होने देगा, कौन सा ऐसा एरर है? तो 11th, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटलिंग द रिटर्न्स इनवर्स जनरल एज 11400 इंस्टेड ऑफ 12600, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स इनवॉइस फॉर ₹5600 एज 6500 इन सेल्स जनरल, फेलिंग टू रिकॉर्ड परचेज इनवॉइस 5, ये तो ओमिशन हो गया। रिकॉर्डिंग इन परचेज जनरल एंड इनवॉइस फॉर एक्वायरिंग नॉन करंट एसेट्स फॉर 60,000, इसको भी रिकॉर्ड कर दिया। अब इसमें बचा कौन सा? ए जो ऑप्शन ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये में एग्रीमेंट नहीं होने देगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 वॉज पेड एज रेंट टू लैंडलॉर्ड कृष्णा लैंडलॉर्ड को हमने 1000 रुपए पे कर दिए। ठीक है, दिस अमाउंट वॉज डेबिटेड टू कृष्णास पर्सनल अकाउंट। अब देखो, पहले 1000 लैंडलॉर्ड को पे किए, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी 1000 रुपए। ठीक है, दिस अमाउंट वॉज डेबिटेड टू कृष्णास अकाउंट, लैंडलॉर्ड को हमें डेबिट करना था, कृष्णा के पर्सनल अकाउंट में हमने कर दिया। तो हमने क्या करा है? दिस एरर विल अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, अफेक्ट द सस्पेंस अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमने ट्रांजेक्शंस तो किया है और सही किया है, बस हमने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। ठीक है ना, गलत अकाउंट, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में करना था तो हमने कृष्णा के अकाउंट में कर दिया है, माना तो है इसको, कैश तो हमने क्रेडिट किया है। अगला क्वेश्चन है, इफ सेल्स अकाउंट इज डन, सेल्स इज डन एंड बाय मिस्टेक एज अकाउंट इज ट्रांसफर्ड, एज अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू परचेज अकाउंट, इन सच केस विच अकाउंट्स आर प्रेफर्ड। एज अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया सेल्स को, तो हमारे पास कौन कौन सा, और उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो एक तो परचेज अकाउंट हो गया और एज अकाउंट को कर दिया, एंड डन बाय मिस्टेक एज अकाउंट को ट्रांसफर, तो ए अकाउंट भी को भी हमने इफेक्ट कर दिया, तो दोनों अकाउंट इफेक्ट हो जाएंगे, परचेज अकाउंट और ए अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। गाइस, अगर क्वेश्चंस यूजफुल लग रहे हैं तो पहले वीडियो रोको, इसको मिनिमाइज करो और है ना वीडियो को लाइक करके आओ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है,
ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। मैं थोड़ा बिजी रहूँगा 1 महीने के लिए, जुलाई जुलाई के अंदर, मतलब 20 जुलाई तक। लेकिन जो अगर 20 जुलाई के बाद अगर हमें 10-15 दिन का भी टाइम मिला ना, हम आग लगा देंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ऐसा प्रिपेयर करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे, हर चीज़ के ऊपर गो थ्रू हो जाएंगे इसी चैनल पे। एक एक दिन में हम 2 से ढाई 3 घंटे एक्चुअल में वीडियोस अपलोड कर दूंगा। मैं इतना वीडियो अपलोड करूंगा, इतने क्वेश्चंस करूंगा, इतना कंटेंट डालूंगा कि आप एक्चुअल में बोलोगे कि दिस इज कंप्लीटली अ बेस्ट एफर्ट यू कैन एवर हैव सीन फ्रॉम एनी यूट्यूबर ऑन दिस चैनल। मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा लगेगा, आपको फील होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। अगला क्वेश्चन है, द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस शो। क्रेडिट साइड क्या शो करती है ट्रायल बैलेंस की? बैंक, कैश, इक्विपमेंट या नन ऑफ द अबव? देखो, क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की है ना, क्या शो करती है? लायबिलिटीज और इनकम शो करती है क्रेडिट साइड है, और डेबिट साइड होती है वो होती है असेट्स और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे तो इनमें से तो कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, ए सोल्ड गुड्स ऑफ 500 टू जेड। तो यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी सोल्ड गुड्स ऑफ 500 टू जेड। तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 से, लेकिन उसने क्या करा है? 5000 से कर दिया है, और वहां पे भी परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट। तो उसने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू जेड अकाउंट, ठीक है। तो उसने 5000 से एंट्री कर दी, गलत अकाउंट को कर दिया। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? तो हमें पहले तो क्या किया है उसने? जेड को क्या किया है उसने? क्रेडिट 5000 से कर दिया, हमें जेड को 500 से डेबिट करना था। तो जेड को पहले उसको डेबिट करेंगे 5000 से, और हमें 500 से और डेबिट करना था जेड को। तो डेबिट हम जेड को कर देंगे 5500 से। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, एक बार मैं थोड़ा समझा ही देता हूँ तसल्ली से। इसकी एंट्री होनी थी कि भाई ए ने सेल्स किया जेड को 500 रुपए का, तो जेड को हम डेबिट करते और सेल्स को क्रेडिट करते 500 से। करते, अभी तक किया नहीं है, लेकिन इसने कर क्या दिया है? जेड को हम डेबिट करते 500 से, करते, ठीक है। अब इसने किया क्या है? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है और जेड को क्रेडिट कर दिया है 5000 से, 5000 से कर दिया। तो जो 5000 को जेड से को क्रेडिट किया है, पहले तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, 5000 से। और हमें करना क्या था? जेड को डेबिट ही करना था 500 से। तो पहले तो 5000 जो गलत क्रेडिट किया है जेड को, उसको तो इंप्रूव करेंगे 5000 से, और 500 से और करेंगे। तो यहाँ पे 5500 से हम जेड को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5500 से जेड को डेबिट करने वाला ऑप्शन कौन कौन सा है? 3 ऑप्शन मिल गया हमें। जेड को डेबिट कर रहा है 5500 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या करेंगे? अब वहां पे क्या है? परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था, तो परचेज अकाउंट को सबसे पहले हम 5000 से क्रेडिट कर देंगे। अब परचेज अकाउंट को और किसने क्रेडिट किया है? पहले ही ऑप्शन ने क्रेडिट किया है परचेज अकाउंट को। और हमारी करेक्ट एंट्री में हमने जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था, तो सेल्स अकाउंट को भी हमें क्रेडिट करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई इसकी, जेड अकाउंट डेबिट 5500 टू परचेज अकाउंट 5000 टू सेल्स अकाउंट 500। मैंने बहुत धीरे धीरे इसको कराया है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पहले थोड़ा 10-15-20-30 सेकंड बैक करना, फिर समझने की कोशिश करना, आराम से इस क्वेश्चन को समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी विच टाइप ऑफ एरर? रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, रॉन्ग कास्टिंग कर दी, तो देखो डबल एंट्री हुई है, रॉन्ग अकाउंट में हो गई है, तो इस एरर को हम बोलते हैं कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। 20 का करेक्ट आंसर हो गया। व्हेन 2 और मोर एरर्स आर कमिटेड इन सच ए वे दैट इफेक्ट ऑफ वन एरर, पहले ऐसा क्वेश्चन आ गया था तो इसका जवाब आप ही दोगे। एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर से समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो उस एरर को हम क्या बोलेंगे? कमीशन बोलेंगे, कंपनसेटिंग बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, या नन ऑफ दिस? इसका जवाब आप दोगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले हमने कर लिया है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, इफ देयर इज एनी एरर इन ट्रायल बैलेंस विच इज नॉट इफेक्टिंग इट्स टोटल, ऐसा ट्रायल बैलेंस में एरर है जो उसके टोटल को इफेक्ट नहीं कर रहा, विल इट अफेक्ट एनी अकाउंटिंग प्रोसीजर? क्या वो जो एरर है वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या वो अकाउंटिंग प्रोसीजर को इफेक्ट करेगा फ्यूचर में या नहीं करेगा? तो यस, नो, डोंट नो, नहीं पता, या फिर पार्शियली यस, या थोड़ा थोड़ा सही है यार ये। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता टैली होने से, वो एरर अकाउंटिंग प्रोसीजर को भी इफेक्ट नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नो। अगला क्वेश्चन है, ए सेल्स ऑफ ₹1000 to A recorded in the purchase book would affect, a sales of ₹100 to A recorded in purchase book would affect purchase account and A's personal account, sales account and A's personal account, A's personal account, sales account, purchase account and A's personal account। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों अकाउंट को इफेक्ट करेगा, सेल्स अकाउंट को भी, परचेज अकाउंट को भी, एंड पर्सनल अकाउंट को भी, एज के पर्सनल अकाउंट को भी। अगला क्वेश्चन है, इफ क्रेडिट सेल ऑफ 15400 टू प्रेम, क्रेडिट सेल करनी थी 15400 टू प्रेम, तो क्रेडिट सेल करते हम तो 15400 डेबिट प्रेम हो जाता और सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाता, ठीक है।
अब इसने क्या किया है, उसने 14,500 से उसने किया है, केवल 14,500 से किया है। तो हमें क्या कर देना है कि जितना डिफरेंस है 15,400 और 14,500 में 900 रुपये का, उसका 900 रुपये की एक एक्स्ट्रा एंट्री और कर दो, जो हम पहले कर रहे थे वही एंट्री अभी कर दें। तो हम क्या करेंगे, प्रेम को डेबिट कर देंगे 900 रुपये से और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 900 रुपये से। तो 900 रुपये से हम एक्स्ट्रा एंट्री डाल देंगे। तो अब क्या बोला था मैं, डेबिट कर देंगे प्रेम को और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट प्रेम अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट विद ₹900। बी ऑप्शन में हमें साफ साफ नजर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको अपने कंसेप्ट ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करने हैं जैसे मैं अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रखा हूँ। एंट्रीज करना सीखो तो लेजर ट्रायल बैलेंस इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीगल एक्सपेंसेस पेड टू मोहन इज डेबिटेड टू, लीगल एक्सपेंसेस पेड टू मोहन इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डुप्लीकेशन, ओमिशन, कमीशन या प्रिंसिपल। कौन सा एरर है ये, देखो रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया इसने, ठीक है, करा तो है रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट कर दिया। इतनी देर से बोल रहा हूँ जिसमें जब हम दो अकाउंट में एंट्री तो करें लेकिन है ना गलत अकाउंट में पोस्ट करते हैं उसको, उस एरर को बोलते हैं कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। 21 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, कमीशन रिसीव्ड ₹2500 करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक बट पोस्टेड द डेबिट साइड ऑफ कमीशन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। अब क्या इफेक्ट होगा इसका, मतलब कमीशन रिसीव हुआ तो हमें क्या करना था, उसका कैश अकाउंट डेबिट, यानी क्या तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन को क्रेडिट करना था लेकिन उसने क्या किया, डेबिट कर दिया कमीशन को। तो कमीशन अकाउंट हमारा इंक्रीज होकर शो होगा बैलेंस शीट में। कमीशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। मैंने क्या बोला था, डेबिट साइड में क्या शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में, एक्सपेंस और असेट। जब एक्सपेंस यानी कमीशन हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा तो डेबिट साइड हमारी इंक्रीज दिखेगी। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। क्रेडिट टोटल विल ग्रेटर बाई 5,000, नहीं क्रेडिट तो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाई ₹2500 देन द क्रेडिट टोटल। ठीक है, अभी देखते हैं, द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाई ₹5,000 देन द क्रेडिट। डेबिट टोटल इंक्रीज तो होगा लेकिन 5,000 से नहीं होगा, ठीक है 2500 से होगा। द क्रेडिट टोटल विल बी ग्रेटर, तो क्रेडिट तो इंक्रीज, तो ऑप्शन है हमारा बी, डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाई ₹2500 देन द क्रेडिट टोटल। ठीक है, अब मैं आपको इतने प्यार प्यार से क्वेश्चन समझाया, सब कुछ करा, क्वेश्चन है आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके यार जरूर बताया करो वीडियो कैसा लग रहा है, इफर्ट्स कैसे लग रहे हैं मेरे आपको। ठीक है, वीडियो और कंटेंट आने वाला है, जबरदस्त कंटेंट आने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, गाइडेंस आएगा, डिस्कशन आएगा, सब कुछ आएगा। जितना टाइम रहा, अगर मेरे पास टाइम जितना बचा उसमें मैं जितना एफर्ट डाल पाया उतना मैं पूरा पूरा डालने की कोशिश करूँगा। मैं 20-25 दिन बीच में गायब रहूँगा, उसका थोड़ा सा आप थोड़ा सा कंपनसेट कर लेना, चैनल पे बने रहना। लेकिन अगर अपन को 20 जुलाई के बाद अगर अपन को 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए तो हम उसमें बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। और प्रोबेबली 20 जुलाई के बाद ही होगा एग्जाम। 20 मेरा ये पूरा पूरा मानना है कि 20 जुलाई के बाद ही होगा एग्जाम। और सबसे पहले अकाउंटेंट का एग्जाम होगा, अकाउंट्स ऑफिसर का, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का होगा। तो 10-15 दिन का टाइम, 10-1 दिन का टाइम या 5 से 10 दिन का टाइम तो वो दोनों का एग्जाम कंडक्ट कराने के बीच में लेंगे ही लेंगे। क्योंकि अब एक ही इंसान ने दो दो पोस्ट के लिए भरा है, वो एक दिन में तो एग्जाम होगा नहीं। तो पहले अकाउंटेंट का होगा, अकाउंट्स ऑफिसर का होगा, उसके बाद वो दूसरी वाली वैकेंसी का होगा, दैट इज जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये बोलूंगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइस। आप ही हो वो इंसान जो पास होने वाले हो, ऐसा मेरे को लगता है, आपको भी लगता है, और आपकी मेहनत रंग लाएगी। बस मेहनत करते रहो, ठीक है ना, इतना सही बोलना है। अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का। मैं उसी से पहले आपको इतना कुछ भाषण दे दिया, इसीलिए दिया क्योंकि अब ये हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर रिवील्ड डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन से एरर्स डिस्क्लोज किए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के द्वारा? ये इसके ऑप्शंस है, एरर्स इन बैलेंसिंग अकाउंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन या कंपनसेटरी एरर। कौन से एरर है जो डिस्क्लोज किए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये देखना है कितने लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। और कमेंट में इसका आंसर, चाहे से गलत बताओ सही बताओ, कमेंट में इसका आंसर करके जरूर बताना। मैं आपको इसका आंसर दूंगा, थोड़ा लेट रिप्लाई दूंगा क्योंकि ये आप आंसर बता रहे हो, बाकी सब भी कमेंट कर देंगे तब तक, उसके बाद दूंगा, वरना देख के वहीं से चले जाएंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं गाइस। नेगेटिविटी से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के पास रहो, मेहनत करते रहो कंटिन्यूसली। और आज आप मेरे को ये बताओगे कि क्वेश्चन सही में ब्यूटीफुल लगे या नहीं लगे आपको। जैसा कि मैं शायरी में बोलता हूँ, लाल फूल नीला फूल, क्वेश्चंस आर ब्यूटीफुल। आप लोग भी ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, लेकिन क्वेश्चंस उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि यही आपको वो सरकारी नौकरी दिलाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।